दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियम एवं जड़त्व। सबसे पहले देखेंगे जड़त्व। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला है गति का जड़त्व, दूसरा है विराम का जड़त्व। चलिए समझते हैं गति का जड़त्व। जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, अर्थात जब किसी वस्तु के अंदर स्पीड होती है यानी गति होती है, गति से वो चलती रहती है तो उसके अंदर गति का जड़त्व होता है। जैसे कोई रेलगाड़ी स्पीड में चल रही है तो हम समझ लेंगे कि उसके अंदर गति का जड़त्व है। कोई कार रोड पर दौड़ रही है, स्पीड में है, तो हम कहते हैं कि उसमें गति का जड़त्व है। अब समझते हैं विराम का जड़त्व। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में खड़ी है, स्टॉप है, तो उसके अंदर विराम का जड़त्व निहित है। आगे देखते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। ये न्यूटन का चित्र है दोस्तों। अब देखेंगे न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन सन 1687 में हुआ। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। न्यूटन के गति का पहला नियम कहिए या फिर उसको जड़त्व का नियम कहिए या फिर उसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो अपनी अवस्था का विरोध नहीं करती है। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व के कारण होता है। पहला नंबर आपको मैं डिटेल से समझाते हुए चल रहा हूँ। जैसे ही आप किसी बस में बैठे हुए हों आराम से और अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाते तो आप देखते हैं कि आप आगे की ओर अचानक झुक जाते हैं। ये दोस्तों गति के कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण होता है। जैसे आप किसी सीट पर बैठे हुए हैं तो आपका पूरा शरीर गति में है और अचानक जैसे ही ब्रेक लगती है तो आपका नीचे वाला भाग बस के साथ टच में रहता है तो आपका नीचे वाला भाग रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपर वाला भाग गति में ही रहना चाहता है, जिसके कारण आप आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे है रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना सेम टू सेम ऊपर वाला ही लागू होता है। मान लीजिए कि आप किसी बाइक के ऊपर बैठे हों आराम से और बाइक चलाने वाला अचानक बाइक को स्पीड में कर दे या अचानक चला दे तो आपका जो नीचे वाला शरीर का नीचे वाला भाग है वो गाड़ी के संपर्क में रहता है और वो तुरंत गति में हो जाता है, लेकिन शरीर का ऊपर वाला भाग जो गाड़ी के संपर्क में नहीं रहता वो स्थिर अवस्था में रहता है और गाड़ी के साथ गति में ना होकर के वो स्थिर में रहना चाहता है और पीछे की ओर आप गिर जाते हैं। आगे दरी को छड़ी से पीटने पर धूल के कणों का गिरना, ये भी गति के जड़त्व के कारण है। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये भी दोस्तों जड़त्व के कारण ही होता है। आप किसी गिलास के ऊपर एक कागज़ रख दिए, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिए और जब आप कागज़ को अचानक खींच लेते हैं तो कागज़ तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन सिक्का स्थिर अवस्था में ही बना रहता है, जिसके कारण वो गिलास के अंदर गिर जाता है।
आगे, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद का होना। अब आप समझ रहे होंगे कि जब आप कभी बचपन में खेलते रहते हैं तो आप कंकड़ उठा करके कांच में जब आप मार देते हैं तो कांच पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? और जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो कांच में छोटा सा होल हो जाता है। इसका ये कारण है कि जब आप पत्थर मारते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है और जैसे ही वो कांच के संपर्क में आता है पूरे कांच को स्पीड में लाने के चक्कर में वो टूट जाता है। और जब आप गोली मारते हैं तो गोली की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और गोली जितने क्षेत्रफल में कांच से टकराती है उतने ही भाग को वो गति में करती है और अपने साथ लेकर के चली जाती है, अर्थात उसमें छोटा सा होल हो जाता है। नोट में देखिए, तो नोट में लिखा है, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब हम देखेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वो जो बल है वो संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी वस्तु में जो संवेग उत्पन्न होता है उस संवेग के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर वस्तु रखी गई है, एक यम द्रव्यमान की वस्तु है, उसके ऊपर एफ बल लगाया गया तो पहले उसमें जो वेग है वो यू उत्पन्न हुआ और जब आप लास्ट में बल लगाते चले गए और जब आप अपने बल को हटाए तब उसमें वेग वी था और द्रव्यमान यम ही था। आरोपित बल अनुक्रमानुपाती हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, यानी यफ अनुक्रमानुपाती यम वी माइनस यम यू अपॉन टी के। यदि हम इसमें यम को कॉमन कर लें तो बच जाता है हमारा वी माइनस यू अपॉन टी। जहाँ पर हम वी माइनस यू अपॉन टी को त्वरण मानते हैं, उसको ए से दिखाते हैं, तब हमारा फार्मूला बन जाता है एफ बराबर के एम ए, जहाँ पर के नियतांक होता है और के का मान 1 लेने पर हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाता है एफ बराबर एम ए, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, एफ का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। एफ यानी कि बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूटन भी इसको हम कहते हैं। कभी कभी न्यूटन ना दे करके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया जाता है। आगे है एफ का सीजीएस मात्रक, तो एफ का सीजीएस मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम डाइन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, डाइन। आगे है 1 न्यूटन बराबर हो जाता है आपका 10⁵ डाइन। बल सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के बराबर होता है। आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो उसके ऊपर जो बल लगेगा आपका वो उस वस्तु के वजन के बराबर लगेगा। यदि आप उसके वजन के बराबर बल लगा देते हैं या उससे ज़्यादा लगाते हैं तो वस्तु उठ जाएगी, और यदि उसके वजन से ज़्यादा बल आप नहीं लगा पा रहे हैं तो वस्तु उठती नहीं है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। ठीक है दोस्तों, बल क्या है? वो एक समान की स्थिति को परिवर्तित कर देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन ना होना दृढ़ता कहलाता है। जब आप किसी लोहे की वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ये वस्तु दृढ़ है। और आप किसी गुब्बारे के ऊपर दोनों ओर से हाथ से बल लगाइए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये दृढ़ नहीं है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी।
किसी भी वस्तु पर जब तक एक समान का बल लगता रहेगा उसकी स्थिति, उसकी गति एक समान बनी रहेगी। और जैसे ही आप बल परिवर्तित करते हैं, ज़्यादा बल लगाते हैं या कम बल लगाते हैं, तो वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 अंश तथा जब समान दिशा में बल लगता है तो 0 अंश बनता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 अंश तथा जब समान दिशा में बल लगता है तो 0 अंश बनता है। दोस्तों, जब आप वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। जब आप समान दिशा में बल लगाएंगे तो 0 अंश का कोण बनेगा। और जब आप जानते हैं कि 0 अंश का कोण बन रहा है, इसका मतलब आपका बल ज़्यादा लग रहा है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। जब आप किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में वो विस्थापित नहीं हो रही है, बल की दिशा में वो गतिशील नहीं हो रही है, आपके लगाए गए बल के विपरीत दिशा में अगर वो वस्तु गतिशील हो रही है तो आपका बल ऋणात्मक माना जाएगा। जैसे किसी ट्रक को आप आगे से बल लगाइए और ट्रक आपको धक्का देते हुए पीछे की ओर धकेल दे तो आपका लगाया गया बल नकारात्मक माना जाएगा। और यदि आप बल लगा रहे हैं और ट्रक को पीछे की ओर धक्का दे दें तो समझ लीजिए कि आपका बल सकारात्मक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है क्योंकि टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद ज़्यादा भारी होती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। ऊंची या लंबी कूद में ज़मीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। नोट में है, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे दोस्तों, आप किसी रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ भी आपको अपनी ओर खींचती है। जैसे रस्सा कसी के खेल में 2 टीमें होती हैं, एक रस्से को पकड़ करके दोनों टीमें अपनी ओर खींचती हैं। तो एक टीम जब अपनी ओर खींचती है तो दूसरी वाली टीम भी अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार के जब बल लगते हैं तो ऐसे बलों को हम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। बल हमेशा जोड़ में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, बल जब भी लगेगा यह जोड़ में ही लगेगा, ये कभी अकेले नहीं लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है। रस्सी के अचानक टूट जाने पर महिला पीछे की ओर गिर जाती है, जिसके कारण उसको चोट लग जाती है। ऐसे ही बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना। जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली भी बंदूक को पीछे की ओर धक्का देती है और बंदूक गोली को आगे की ओर धक्का देती है, जिसके कारण यदि आप बंदूक चलाते समय सावधानी नहीं बरतें तो आपको चोट लग जाती है। ज़मीन पर चलते समय ज़मीन पर चोट करना। जब आप
ज़मीन पर चलते हैं तो आपका पैर ज़मीन के पीछे की ओर धक्का देता है और ज़मीन आपको आगे की ओर धक्का देती है, जिसके कारण आप चल पाते हैं। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। रॉकेट का उड़ना, ये भी प्रतिक्रिया और क्रिया का उदाहरण है। नोट करना है दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ। गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, चोट कम अधिक लगना द्वितीय नियम, चोट लगना तृतीय नियम। याद रखिएगा, चोट कम या अधिक लग जाए, कम चोट लगे अधिक चोट लगे तो दूसरा नियम, और चोट लग रही है तो ये तीसरा नियम। अब हम देखेंगे बल के प्रकार। पहला है संतुलित बल। वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। संतुलित बल में किसी प्रकार की गति नहीं होती है और ये दोनों ओर से बराबर लगाए जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गति संभव नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े पत्थर को धक्का दे रहे हैं और पत्थर लुढ़क नहीं रहा है, अपने स्थान से हिल नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि इसमें संतुलित बल लगाया गया है और बराबर बल लग रहा है। असंतुलित बल। असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है, परंतु वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। घर्षण बल का उदाहरण। घर्षण बल को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक मेज है जिसके ऊपर कोई वस्तु जैसे किताब रखी गई है। यदि हम वस्तु को किसी भी वेग से धक्का दें तो वस्तु कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है या विरामावस्था में आ जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु रुक क्यों गई, उसके रुकने के पीछे का कारण क्या है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं। अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वस्तु तथा मेज के संपर्क तलों के बीच एक बल कार्यरत है जो इसकी गति का विरोध करता है, और इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं, जैसा कि चित्र में हम आप देख सकते हैं। अब समझते हैं कि घर्षण बल लगाए गए बल के विपरीत कार्य करता है कि समान दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि घर्षण बल सदैव लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण के नियम। नंबर 1, घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर ही उसके गति के विपरीत आरोपित होता है। दूसरा है, जब दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उनके बीच घर्षण बल अभिलंबवत प्रक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, घर्षण बल संपर्क में रखी वस्तुओं के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा दोस्तों, घर्षण बल कभी भी रखे गए वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल सदैव संपर्क में रखी गई वस्तुओं के बीच उनकी गति का विरोध करता है। घर्षण बल की विशेषताएं। घर्षण बल के कारण ही हम धरती पर चल पाते हैं। आपने देखा होगा कि चिकनी सड़क या केले के छिलके से मनुष्य गिर जाते हैं, क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है। किन्हीं दो सतहों के बीच
घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तुओं पर उनके गति का विरोध करता है। ठोस ठोस में घर्षण सबसे अधिक एवं द्रव द्रव में ठोसों से कम तथा गैस गैस के मध्य घर्षण सबसे कम या मान लीजिए कि शून्य होता है।